हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी.फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी जिसका चैप्टर नंबर 10 हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डी.फार्म सेकेंड का जितना भी सिलेबस होगा आपको 199 रुपये में टोटल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी स्टार्ट होने वाली है। फिर उसके बाद आपकी जो प्रिपरेशन होगी वह हम व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी से हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका टॉपिक है यानी चैप्टर नंबर 10 है आपका है हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों, हार्मोन क्या होते हैं इसके बारे में शॉर्ट में हमने डेफिनेशन लिखी है कि हार्मोन वह सब्सटेंस होते हैं जो स्पेशल टाइप की सेल के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके स्पेशल टाइप की सेल के द्वारा सिक्रीट होते हैं, मतलब ये ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वह प्रेजेंट होती है। तो जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो यही बात हमने लिखी है, हार्मोन्स वह सब्सटेंस होते हैं जो स्पेशल टाइप की सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, उनको हार्मोन्स कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में बहुत से टॉपिक्स दिए गए हैं हार्मोन्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि थायराइड हार्मोन क्या होता है। तो थायराइड हार्मोन के बारे में बताते हैं। तो देखिए, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके द्वारा आपका थायराइड हार्मोन यानी रिलीज किया जाता है। पिट्यूटरी जब TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है तब यह थायराइड ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए एक्टिवेट करता है। तो दोस्तों, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? वह आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा यानी कंट्रोल किया जाता है। यानी जो थायराइड ग्लैंड है यह आपका थायराइड हार्मोन किसकी वजह से रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जब आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज करता है और वह हार्मोन जब यानी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो जिसके द्वारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को यानी सिक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड यानी 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। एक आपका हो गया T3, एक हो गया T4, एक हो गया कैल्सिटोनिन। तो दोस्तों, कैल्सिटोनिन वाला जो टॉपिक है यह आपके सिलेबस के अंदर अलग से पूछा गया है, तो इसको पूरा वहाँ पर हम कवर करेंगे, तो आपको कैल्सिटोनिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और T3 क्या होता है? ट्राई आइडोथायरोनिन इसकी फुल फॉर्म होती है, और T फॉर्म की फुल फॉर्म होती है थायरोक्सिन। तो दोस्तों, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर बात करते हैं आपके सिलेबस में पूछा गया फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी आपको थायराइड हार्मोन यानी जो आपका थायराइड हार्मोन है उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है ये आपको डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहला हेडिंग पड़ा हुआ है इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी BMR रेट को ये बढ़ा देता है जो थायराइड हार्मोन होता है। और BMR रेट क्या होता है? ब्रीदिंग लेने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को जो एनर्जी यूज़ करती है, जो हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है उसे BMR कहते हैं। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तब कोई एनर्जी लगती है, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी का यूज़ होता है। तो दोस्तों, वह एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? BMR। तो दोस्तों, जो आपका यानी थायराइड हार्मोन होता है ये आपका BMR रेट को बढ़ा देता है, जिससे ब्रीदिंग लेने में आसानी होती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी आसानी होती है। और ये हार्मोन जो होता है BMR को इंक्रीज करने का वर्क करता है, इसमें हमने लाइन भी लिखी हुई है। फिर सेकंड इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। तो जो आपका थायराइड हार्मोन होता है ये बॉडी के डेवलपमेंट और ब्रेन के फंक्शन में भी ये आपका हार्मोन्स हेल्प करता है। और थर्ड वाला इसका वर्ग है फिजियोलॉजिकल जो वर्ग है एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यह DNA में प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को बढ़ाने का वर्क करता है। जो DNA होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनने की जो क्रिया है उसको यानी बढ़ाने का वर्क करता है थायराइड हार्मोन। और एंजाइम की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। और जब एंजाइम की एक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तो जो प्रोटीन होगी वह अधिक से अधिक मात्रा में सिंथेसाइज होगी और हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाएगी।
तो आपके 3 इसमें फंक्शन हो गए। फिर फोर्थ वाला फंक्शन बात करते हैं एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं जो आपके थायराइड हार्मोन होते हैं। एक्शन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, और यानी फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का वर्क करते हैं जो आपके यानी थायराइड हार्मोन्स होते हैं। फिर 6 वाला इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है एक्शन ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म, विटामिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का वर्क करता है जो आपका थायराइड हार्मोन होता है। एक्शन ऑन ग्रोथ, जो बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी जो डेवलपमेंट करती है, जो ग्रोथ करती है, उसकी ग्रोथ में भी जो आपका थायराइड हार्मोन होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पहले इंट्रो लिखना है कि थायराइड हार्मोन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद इनका आपको फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शन लिखना है। फिर आपके सिलेबस में पूछा गया पैथोलॉजिकल रोल, यानी जो थायराइड हार्मोन होता है इसका पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है, इसको भी आपको डिफाइन करना होगा। तो पैथोलॉजिकल रोल में हमने लिखा है यदि थायराइड हार्मोन का हाई लेवल है, यानी हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स का हाई लेवल है तो इसको कहेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म होता है। यानी जब हाई लेवल होगा थायराइड हार्मोन्स का तो इसको कहेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म। और जिसका कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब थायराइड हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होगी तब हमारे स्टोमच के अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा, डिप्रेशन महसूस होगा, फीलिंग टायर्डनेस, और उसके बाद हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ड्राई स्किन, यानी हमारी स्किन जो है सूखी सूखी हो जाएगी। और उसके बाद लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, यानी सेक्स करने का जो डिज़ायर होता है वह समाप्त हो जाएगा। और वेट लॉस, यानी जो हमारी बॉडी का वजन होता है वह कम हो जाएगा अगर आपके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। और यदि थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो इसको क्या कहेंगे, कमी को कहते हैं हाइपो। और उसके बाद जब अधिकता होती किसी चीज़ की उसको कहते हैं हाइपर। तो इसमें थायराइड हार्मोन की कमी है ना, तो दोस्तों इसको कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसके कुछ सिम्टम होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर यानी थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो दोस्तों बहुत से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे वेट गेन, हमारी बॉडी का वजन बढ़ने लगता है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगने लगती है, रेस्टलेस, यानी दोस्तों आराम सही से नहीं कर पाता है जो पेशेंट होता है, डायरिया, स्वेटिंग, स्लीप प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये इसके कुछ होते हैं थायराइड हार्मोन के पैथोलॉजिकल रोल। फिर बात करते हैं क्लिनिकल यूजेस, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में, यानी जो आपका क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन किस लिए यूज़ किया जाएगा, यानी थायराइड हार्मोन की जब कमी होगी तभी तो थायराइड हार्मोन लिया जाएगा। तो दोस्तों थायराइड हार्मोन की कमी है यानी हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में थायराइड हार्मोन का यूज़ किया जाता है। मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ को ट्रीट करने में भी आपका थायराइड हार्मोन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जो थायराइड हार्मोन है एग्जाम पर्पज से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए दोस्तों इसको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पैथोलॉजिकल रोल, इसके जो फिजियोलॉजिकल रोल है, इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल यूजेस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे तो आप इसको एग्जाम के अंदर अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। फिर बात करते हैं थायराइड के अपोजिट यानी एंटी थायराइड ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यानी जो थायराइड हार्मोन्स था उसके जो एक्शन को रोकने का वर्क करेंगी उनको क्या कहेंगे, एंटी थायराइड ड्रग। तो इसी में हमने यही लिखा है, देखिए दोस्तों एंटी थायराइड ड्रग वह होती हैं जो थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को कम करती हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो एंटी थायराइड जो ड्रग होंगी इनका वर्क क्या होगा, ये थायराइड हार्मोन के यानी सिक्रेशन को कम करेंगी, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है एंटी थायराइड ड्रग। तो दोस्तों इनके कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे प्रोपाइल थियोयूरेसिल लिखा हुआ है, मेथिमाजोल लिखा है, कार्बिमाजोल लिखा है, और उसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है परक्लोरेट्स लिखा है, और उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन लिखा हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं एंटी थायराइड ड्रग के, यानी इन ड्रग का यूज़ किया जाता है थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को कम करने के लिए। फिर बात करते हैं इनके इंडिकेशन के बारे में, यानी जो आपका एंटी थायराइड ड्रग है उसका इंडिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों इंडिकेशन वह होता है जिसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाएगा, यानी कोई भी प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है तब वह आपका होता है इंडिकेशन। और उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कौन सी डिसीज़ में कोई सी ड्रग को नहीं देना है, तो भाई आपका होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन।
तो दोस्तों इंडिकेशन होगा, इसका यूज़ तब किया जाता है जब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन करती है। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का यानी थायराइड हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन जब करने लगेगी तो ये उसके अपोजिट वर्क करती हैं। इसीलिए इन ड्रग का यूज़ किया जाएगा उसको यानी सिक्रेशन को कम करने के लिए। उसके बाद फिर बात करते हैं पैराथॉर्मोन। तो दोस्तों पैराथॉर्मोन क्या होता है, तो इसको कहा जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपके यानी सिलेबस जो दिया गया है उसमें यही लिखा हुआ है पैराथॉर्मोन। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 12 है, ये दोनों चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और फार्माकोलॉजी आपकी तैयार भी हो जाएगी। और स्टार्टिंग के हमने जितने भी चैप्टर हैं आपके पूरे अपलोड कर दिए हैं और दोस्तों नेक्स्ट वाले चैप्टर भी आपके बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। फिर आपका जो बायोकेमिस्ट्री का 8वां चैप्टर रह जाएगा उसको कंप्लीट करने के बाद डी.Pharm सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस है पूरा PDF में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास टाइम बचा है पूरा यानी लगभग 2 महीने 30 दिन यानी 2 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद 15 दिन और बचे हुए हैं। तो इतने दिनों में हम आपको सैम्पल मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, जो मल्टीपल चॉइस हो पाएगा वो मल्टीपल चॉइस आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में यानी आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन भी होनी है तो उसके लिए हम एक बढ़िया कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका टोटल मल्टीपल चॉइस रहेगा और मल्टीपल चॉइस से आप पूरा एग्जिट एग्जाम को अच्छे से क्रॉस कर जाएंगे। तो पैराथॉर्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि पैराथॉर्मोन क्या होता है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा क्या रिलीज होता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन्स रिलीज होता है। यह हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। यानी जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर कैल्शियम का कितना लेवल रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो ये उसको पूरा करने का भी वर्क करता है जो आपका पैराथॉर्मोन होता है। और पैराथॉर्मोन को इसको जो आपका पैराथॉर्मोन होता है इसको पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहा जाता है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स किसको कहा जाता है, तो पैराथॉर्मोन। फिर बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल और उसके बाद पैथोलॉजिकल रोल। तो दोस्तों फिजियोलॉजिकल जो रोल है वह लिखा हुआ है रेगुलेटिंग और ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को यानी रेगुलेट करने के लिए पैराथॉर्मोन हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तब पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है और जो हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है वह पूरा कर दिया जाता है। और यह विटामिन डी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। यानी जो विटामिन डी होता है, बहुत लोगों को विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोस्तों विटामिन डी का प्रोडक्शन भी यानी आपका पैराथॉर्मोन करता है। यानी विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाता है पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है। और जो पैथोलॉजिकल रोल है, पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है दोस्तों, यदि पैराथॉर्मोन का लेवल बॉडी में लो है, अगर मान लो कि जो आपका पैराथॉर्मोन हार्मोन है इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर लो है तो इसका मतलब है, लो का मतलब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और उसके बाद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, टिटनिस हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएंगे। यानी हाइपोकैल्सीमिया मतलब यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना है। और यदि पैराथॉर्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जिसके कारण ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण किडनी में स्टोन हो जाएगा, फैटिग, बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस महसूस होगी। क्योंकि किसी चीज़ की अगर अधिकता हो जाती है तब भी प्रॉब्लम होती है और अगर उसकी कमी हो जाती है तब भी हमारी बॉडी के अंदर ज़रूर प्रॉब्लम होती है। फिर इसके क्लिनिकल यूजेस, तो क्लिनिकल यूजेस इसके दिए हुए हैं। यदि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, अगर किसी को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तब इसका मतलब है कि हार्मोन का यूज़ किया जाता है, तब इस हार्मोन का यूज़ किया जाता है। जब आपका पैराथॉर्मोन हार्मोन्स होता है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, यानी जो पैराथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है
तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए इस हार्मोन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें बार बार हाइपर ये आते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप पूरा जो है टॉपिक भटक जाएंगे। तो टॉपिक नहीं भटकना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और अच्छे से एग्जाम के अंदर इन टॉपिक को डिफाइन कर देना है। जैसे हमने डिफाइन किया उसी प्रकार से अगर आप डिफाइन कर देंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा नंबर आएगा और अच्छे से आप पास भी हो जाएंगे। और दोस्तों हमारा कंटेंट में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे एग्जिट एग्जाम में मल्टीपल चॉइस ना फंसे, क्योंकि हमने हर चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है। तो मतलब आपका जो एग्जिट एग्जाम होगा उसमें भी ज़रूर आपका पढ़ा हुआ आएगा। और इस तरीके की लैंग्वेज हमने यूज़ की है कि अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो आप एग्जिट एग्ज़ाम 100% क्रॉस करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यानी उसका लिखा हुआ क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं कैल्सीटोनिन। तो अभी हमने दोस्तों कहा था कैल्सीटोनिन को अभी हम आगे पढ़ाएंगे, तो अब आपका टाइम आ गया है कैल्सीटोनिन का। तो पहले टाइम आ गया वीडियो लाइक करने का, क्योंकि वीडियो नहीं करेंगे तो उसके बाद दोस्तों हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, और व्यूज़ नहीं आते तो मेरा मन नहीं होता वीडियो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और उसके बाद जो है हमारी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। आपके मन में जो भी आता है, अगर अच्छा कमेंट आता है अच्छा कीजिए, अगर ख़राब आता है तब भी आप ख़राब कमेंट कर दीजिए। जो मन में आता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कमेंट हमको पढ़ते बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जब जितना बेकार आता है हमारा मन होता है और अच्छी वीडियो बनाएं। और दोस्तों जब ज़्यादा अच्छे आने लगते हैं तब जो है हमको आलस आ जाता है कि अब तो बहुत ज़्यादा हम फेमस होने वाले हैं, हमारे कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो मन में आए आप जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दिया करो, डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो हमारे पास। यानी हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर लिखा रहता है, जब आपका मैसेज सीन हो जाएगा उसके बाद आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों कैल्सीटोनिन का मतलब यानी कैल्सीटोनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है। अभी हमने आपको बताया था कि जो थायराइड हार्मोन्स होता है यानी 3 टाइप का होता है, एक T3, एक T4, एक कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन भी आपका थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही रिलीज होता है दोस्तों। और आपका जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये इसको कौन कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वह इसको कंट्रोल करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? वह पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल करती है। तो दोस्तों कैल्सीटोनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, और इसका वर्क होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना। यानी कैल्शियम का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तब इसका कैल्सीटोनिन का यूज़ किया जाता है कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए। तो कैल्सीटोनिन के फिजियोलॉजिकल रोल क्या होते हैं? तो दोस्तों ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है। यानी ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट जब कम टूटता है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है, और जब ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा टूटता है तो कैल्शियम का रिलीज़ जो है वह ज़्यादा होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है तो दोस्तों ऑस्टियोक्लास्ट होता है। तो दोस्तों जब ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा टूटता है यानी एक सब्सटेंस होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा टूटेगा, जब यानी ज़्यादा टूटता है तो दोस्तों तब क्या होता है? कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ होगा। मतलब यानी ये ज़्यादा टूटेगा तो कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ होगा, और उसके बाद कम टूटेगा तो ये कम रिलीज़ होगा। यानी जो कैल्शियम होगा वह कम रिलीज़ होगा। तो दोस्तों यानी कैल्सीटोनिन का वर्क क्या होगा? वह डायरेक्टली जो है ऑस्टियोक्लास्ट को कंट्रोल करेगा। मतलब यानी कैल्सीटोनिन का वर्क क्या होता है? कैल्शियम लेवल को कम करना। तो मतलब जो है ऑस्टियोक्लास्ट को कम तुड़वाएगा, यानी उसको ज़्यादा टूटने नहीं देगा। और जब कम टूटेगा तो मतलब जो है कैल्शियम जो है कम रिलीज़ होगा, और कम रिलीज़ होगा तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम रहेगा। तो यह इसका जो भी कंडीशन होती है वे फुलफिल होंगी। तो दोस्तों यह किडनी पर वर्क करता है और रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है। मतलब यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई सब्सटेंस बाहर निकलता है तो दोबारा उसको रीअब्जॉर्ब होने नहीं देता है। बाहर निकल गया तो निकल गया, फिर दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि जब दोबारा से अगर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। फिर बात करते हैं पैथोलॉजिकल रोल। पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है दोस्तों? यदि कैल्सीटोनिन की मात्रा ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो थायराइड कैंसर हो सकता है। मतलब कैल्सीटोनिन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो थायराइड कैंसर हो सकता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में प्रेजेंट होती है। दोस्तों आप लोग कभी कभी सर्च करके कर लिया करो, गूगल पर डाल लिया करो कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आपको नहीं समझ में आता तो आप गूगल कर लिया करो, क्योंकि दोस्तों इतना आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत
बहुत अच्छा कंटेंट है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जो सीबीएसई वाले हैं उनको तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, लेकिन जो इंग्लिश का सिलेबस मेरा स्टार्ट होगा भाई नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर हम इंग्लिश टोटल इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे। बट जो यूपी बोर्ड वाले मेरे स्टूडेंट हैं उनको पहले हम बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं एग्जाम से लेकर एग्जिट एग्जाम तक। उसके बाद जब भाई क्रॉस हो जाएंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा जो इंग्लिश का कंटेंट तैयार करना होगा। तो मतलब यदि कैल्सिटोनिन की मात्रा ज़्यादा है हमारी बॉडी के अंदर तो थायराइड कैंसर हो सकता है, और यदि कैल्सिटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में कम है तो इसका मतलब थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। अगर किसी को थायराइड कैंसर हो गया है तो मतलब थायराइड कैंसर उसको कब हुआ है, जब उसके बॉडी के अंदर कैल्सिटोनिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है तब उसको थायराइड कैंसर हो गया। और थायराइड कैंसर यानी कैंसर नहीं है, मतलब कैल्सिटोनिन का लेवल कम हो गया है बॉडी के अंदर, तो मतलब थायराइड कैंसर का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वह यानी इफ़ेक्टिव है। और क्या इसका क्लिनिकल यूजेस, इसका यूज़ जो है हाइपर कैल्सीमिया में किया जाता है। और उसके बाद जो आपका पैगेट डिसीज़ होती है, पैगेट डिसीज़ को आप सर्च करना है, नीचे हमने लिखा हुआ है पैगेट डिसीज़ में यूज़ किया जाता है। मतलब पैगेट डिसीज़ होती है बॉडी में न्यू सेल ना बनना, यानी जब बॉडी में न्यू सेल नहीं बनती है तब कैल्सिटोनिन का यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों एक टॉपिक आपका और है विटामिन डी। तो विटामिन डी फैट सोल्युबल विटामिन होती है, यह एक प्रकार का आपका प्रो हार्मोन होता है। और विटामिन डी फूड से ऑब्टेंड होता है, सनलाइट से भी विटामिन डी को ऑब्टेंड किया जाता है। तो विटामिन डी को आप कई बार पढ़ चुके हैं, आपने उसमें भी पढ़ा है जो आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसमें आपने विटामिन डी को पढ़ा, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी में पढ़ा, कई बार आपने विटामिन पढ़ा, 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा, 8th में पढ़ा। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि विटामिन डी क्या होता है, इसके पैथोलॉजिकल रोल क्या होते हैं, इसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना है, अच्छे से तैयारी करानी है। क्योंकि अगर आपकी तैयारी नहीं कराएंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने तैयारी नहीं कराई। तो हमको तैयारी कराना है आपके दोस्त बनकर, और दोस्त बनकर ही आपको समझाना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम फैकल्टी बन के या टीचर बन के समझाते हैं तो दोस्तों उतना इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाता है। और ज़्यादातर हम वीडियो शॉर्ट बनाते हैं, जितना बताना होता है हमको उतना बता देते हैं, और बस जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है उतना आपको ज़रूर हम बताते हैं। तो पैथोलॉजिकल रोल क्या होते हैं, ये इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते रहते हैं। और ये किडनी के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, दोबारा से वे रीअब्जॉर्ब होते हैं, उनसे एनर्जी प्राप्त होती है। और ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, और बोन को मिनरल भी प्रोवाइड करता है जो आपके यानी विटामिन डी होते हैं। और विटामिन डी के पैथोलॉजिकल रोल क्या होते हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, मतलब सूखा रोग हो जाता है, बच्चे सूख जाते हैं। और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। और फिर बात करते हैं क्लिनिकल यूजेस, यानी इसका यूज़ रिकेट्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ऑस्टियोमलेशिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया को हमने बहुत अच्छे से बायोकेमिस्ट्री में समझाया है, अगर आपको वहाँ से देखना है तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में दोस्तों को शेयर करना। और दोस्तों हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ओनली 199 रुपीज़ में आप मेरा कोर्स जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला उसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।